देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में मलिन बस्तियां हैं जहां हजारों की संख्या में परिवार निवास करते हैं, जिस पर आए दिन सवाल उठता है और आए दिन राजनीति भी होती है। इस बार इसे लेकर सियासत चरम पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शिव भाटिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश भर के मलिन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के लोगों ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया और हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों में मालिकाना हक को लेकर कई निर्णय लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मलिन बस्तियां हैं और इन लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो गैर कानूनी है। सरकार को इन लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और इन्हें मालिकाना हक देना चाहिए। हरीश रावत ने सरकार से मांग की कि वह जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाएं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। बीजेपी नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं ये सिर्फ व्यक्तिगत मौन नहीं बल्कि कांग्रेस की सोच का प्रतीक है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि जिसकी जमीन उसका अधिकार का सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस पर हमेशा से अतिक्रमणकारियों का समर्थन करने का आरोप लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि पर अवैध कब्जा और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठते रहते हैं और उसी दृष्टि को देखा भी जाना चाहिए। तो उत्तराखंड में अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश भर की मलिन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक देने की बड़ी बात कही है और इसी को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ हरीश रावत मौन व्रत धारण करते हैं, मलिन बस्तियों में उन्हें मालिकाना हक दिलाने की बात कहते हैं, उन लोगों का समर्थन करते हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके चलते सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो जिस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ हरीश रावत मौन व्रत धारण करते हैं और उसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना है, सीधे आपको दिखाते हैं। मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है और उसका समाधान केवल राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगहों खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं, जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्था भी सामने आई। वहाँ लोग बसे हुए हैं, मगर देश का कानून भी कहता है, तो भारत की संसद ने वनाधिकार कानून भी बनाया है, जिसके तहत इन गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा सकता है। ये उधम सिंह नगर में भी बहुत बड़ी संख्या में है, नैनीताल में है, यहाँ इसी तरीके की स्थिति हरिद्वार के अंदर भी है। कुछ इसी तरीके की बसासतें जो है देहरादून में भी हैं और कुछ बसासतें ऐसी हैं
जो हरिग्राम आदि आदि के नाम से, इंदिरा ग्राम आदि के नाम से बसी हुई हैं, वो भी हैं। कुछ मलिन बस्तियों के रूप में जब शहरी व्यवस्था सामने आई तो उनकी आजीविका के साथ जुड़े हुए गरीब लोगों ने जो है अपने नदी नालों के खाले आदि आदि के किनारों पर लोग बसे, तो उनको मालिकाना हक देने के बाद भी राज्य के कानून कहता है, विधानसभा द्वारा पारित कानून कहता है, लेकिन उनके ऊपर भी आज तलवार लटकी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने तलवार लटकी हुई है। कुछ लोगों को समय समय पर जो नया आबाद ग्रांट एक्ट है उसके तहत जमीनें दी गई थी। इंदिरा जी के समय में ऐसी जमीनें दी गई थी। कुछ कालांतर में दूसरी सरकारों ने भी कहा कि जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के घर बस गए थे, ग्राम समाज की ज़मीनें थी, उनमें लोग बस गए, उन्होंने किसी ने अपना मकान बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, वो सब है। अब उन सब को उजाड़ा जा रहा है, उन सब को कहा जा रहा है नहीं तुम तो अतिक्रमणकारी हो और तुम यहाँ नहीं बस सकते हो। कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए की नहीं जा रही है। कहीं विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है तो कहीं जो है राजनीतिक एजेंडे के तहत उजाड़ा जा रहा है। तो ये जो दिक्कतें हैं, हम चाहते हैं कि एक फोकस अटेंशन इस पर आए। उस पर इंडिया गठबंधन ने कुछ बिंदु तय किए थे, जिन कुछ बिंदुओं पर आज हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी इस धरने के बाद सबमिट करेंगे, उनको भेजेंगे। और साथ साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम उस ज्ञापन में ये भी मांग करेंगे कि ये समस्या की जटिलता को देखते हुए राज्य की विधानसभा का विशेष सत्र हो और उसमें इन बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा हो। राज्य की ये वर्तमान विधानसभा तय करे कि भाई इनका भविष्य क्या होगा, क्या तरीका इनके लिए रास्ता निकाला जाएगा। या तो मंत्रिमंडल निकाले, यदि मंत्रिमंडल नहीं निकाल रहा है तो फिर विधानसभा के पास जाना पड़ेगा। वो हम लोगों ने ऐसे ही बातचीत करके तय किया है कि हम ये भी मांग जो है अपने धरने उस पर रखेंगे। हरीश रावत जी का नहीं है, ये मौन व्रत कांग्रेस का मौन व्रत है। और आपने बता ही दिया कि जिसकी जमीन उसका अधिकार। तो कांग्रेस ने तो कब्जेदारियों का हमेशा से समर्थन करा है। देश के अंदर आजादी से पहले भी अतिक्रमणकारियों का सहयोग करने के लिए कांग्रेस को ख्यात रही है। तो इसे इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति और भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर कांग्रेस का जो चाल चरित्र और जो चेहरा था, आज वो हरीश रावत जी के रूप में मौन व्रत के रूप में बैठ के समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से मालिकाना हक दिलाने के लिए लगातार मांग तेज हो चुकी है, तो उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ राजनीति चरम पर तो दूसरी तरफ बयानबाजी का खेल शुरू। दूर की गांधी पार्क में इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास भी रखा और उसके बाद तीखी बयानबाजी शुरू की। मलिन बस्तियों वालों को मालिकाना हक मिलना ही चाहिए, इसकी मांग को लेकर मौन उपवास किया गया हरीश रावत की ओर से। और उनकी इस चुप्पी पर बड़ा सवाल उठाया बीजेपी की ओर से। बीजेपी के प्रवक्ता साफ कहते हैं कि ये पार्टी की खुद की सोच है, जो कि चुप्पी के जरिए साफ नजर आती है कि पार्टी भी मौन तो उनके नेता भी मौन, और इस पर वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। तो उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर एक बार फिर से राजनीति चरम पर है। मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से सियासत हो रही है। हरीश रावत का कहना है कि पहले ही निर्णय ले लिया गया था, लेकिन अब उन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का उत्पीड़न सरकार कर रही है और उनके बसे बसाए घर उनकी बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है। यानी कि सीधे सरकार पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने का आरोप हरीश रावत लगा रहे हैं और इसी को लेकर आज का ये प्रदर्शन माना जा रहा है। और मलिन बस्तियों की मांगों को आगे रखते हुए सीधे हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ेगा और उन्हें मालिकाना हक दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका अपना अधिकार है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है। मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि मलिन बस्तियों पर आखिरकार किस प्रकार की सियासत चल रही है। हरीश रावत मौन उपवास रख लेते हैं, आखिरकार क्या उद्देश्य है उनका? क्या मौन उपवास रखने से उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाएगा?
देखिए निशी, जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है इंडी गठबंधन के लोगों के साथ जो है गांधी पार्क पहुंचते हैं और वहां पर जो है प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन, और इसके साथ साथ उन्होंने 1 घंटे का जो है मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि जो है चाहे उधम सिंह नगर की बात की जाए, चाहे फिर देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, यहाँ पर कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जिनको जो है मालिकाना हक मिलना चाहिए। और इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो है एक एक्ट बनाया था, उसके तहत जो है मालिकाना हक देने का काम भी किया था। लेकिन सरकार अब जो है मौजूदा सरकार वो इस पर आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है एक ज्ञापन भी जो है मौन व्रत के बाद दिया और उस पर जो है मांग की है कि इस पूरे क्रम में जो है कहीं ना कहीं मलिन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो उस दौरान के हैं, जो राज्य गठन के पहले से हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें जो है मालिकाना हक मिलना चाहिए। और इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को चाहे विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करनी पड़े, चाहे फिर मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को लाकर के जो है कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसमें हो जो है उनको मालिकाना हक मिल सके। इस पर जिस तरह से आज मौन व्रत रखा है उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो है जो एक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आपको उनके प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये मौन है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का मौन है और इसमें कहीं ना कहीं चाहे अतिक्रमणकारी हों, चाहे उनका जो लोग अवैध कब्जे करते हैं उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो सरकार है वो अपने हिसाब से पूरी तरह से इस पर काम कर रही है, तमाम तरह की। लेकिन योगेश ये समझने की जरूरत है, जो नदियों किनारे लोग बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा ये एक अहम सवाल है, जिस वजह से एवलेटेड रोड जरूर बनेगी और वहां से उनको शिफ्ट करने की भी योजना तैयार की जा रही है। लेकिन ऐसी भी जब ये मांग उजागर की जाती है, क्या वहां बसे हुए लोग जिस तरीके से वहां रह रहे हैं क्या वो कानूनन रूप से सही है? देखिए, इस पर पूरी तरह से जो जांच हुई थी और जांच के बाद एलिवेटेड, क्योंकि वहाँ से रोड निकलनी है उसके लिए प्रस्तावित है सब चीज़ें, तमाम प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। उसके लिए जो सर्वे होने थे वो सर्वे भी हुए, मकानों के चिन्हीकरण भी हुए। लेकिन जिस तरह से उनकी मालिकाना हक की बात जो है कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि उनको मालिकाना हक दिया जा सकता है, विस्थापन उनका किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने आज एक बार फिर जो है वहाँ प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं मौन व्रत रखा। और उसको इसी शहर से नहीं जोड़ा जा सकता, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार से नहीं जोड़ा जा सकता, इसको अन्य जो जिले हैं उनसे भी जोड़ा जा सकता है, चाहे हल्द्वानी की बात हो चाहे फिर अन्य हो, क्योंकि बनपुरपुरा की बात हो, ऋषिकेश में कई मामले रेलवे की ज़मीन से जुड़े निकल कर आए, वन भूमि से जुड़े आए, तो उन तमाम उस मामलों से इनको जोड़ा जा सकता है जो आज प्रदर्शन था। और जिस तरह से आज जो है कहीं ना कहीं ये पूरे प्रखंड पर जो है मौन व्रत रखा गया, प्रदर्शन किया गया और सीधे तौर पर मांग की गई, विशेष सत्र तक की मांग की गई है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार उनको मालिकाना हक कैसे दिया जाए। और उसके साथ साथ जो है मंत्रिमंडल की भी बात की गई कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं इसको एक्ट जो है पास करना चाहिए, लाना चाहिए, वो संशोधन होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने मांग की है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पर क्या रुख रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई है उससे सख्त जो है सवाल खड़े किए हैं कि कहीं ना कहीं जो अतिक्रमणकारी हैं, जो कब्जाधारी हैं, उनके समर्थन में जो है कांग्रेस खड़ी नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए एक और बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, जहां पर एक तरफ हरीश रावत इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को उठाते हैं, इस पर राजनीति होती है, सरकार से मांग की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप है कि लगातार कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाती है और गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों के समर्थन में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक उनसे जुड़ा हुआ है। क्या ये सियासत है या फिर वाकई में मांग को उठाया जा रहा है? प्रकरण को दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक और तो जो है क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष के दौरान जो है इस तरह के मुद्दे सामने लाकर चुनावी मुद्दे को बनाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं रहती है विपक्षी पार्टी की, क्योंकि वो चाहती है कि इस तरह के मुद्दे उठें, जनता उनका वोट बैंक के साथ उनके साथ पीछे खड़ा हो, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो चुनाव है उनमें उनको वोट करता हुआ नजर आए और किस तरह से वो सत्ता में लौटे। और उसी का कहीं ना कहीं एक पहलू भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से एक्ट बनाया था उस एक्ट पर किस तरह संशोधन वो चाहते हैं, किस तरह का मालिकाना हक चाहते हैं, क्योंकि सरकार पहले ही सख्त जो है रुख अपना चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विस्थापन के लिए जो बात है वो जो हाईकोर्ट ने कहा है उस पर भी वो अमल कर रहे हैं। और एलिवेटेड रोड किस तरह से निकाला जाएगा, उनकी जद में कौन है, उनको मालिकाना हक किस तरह से विस्थापित तौर पर करना है, कहाँ पर उनको विस्थापन उनका करना है, किस तरह से उनको जमीन देनी है, पहले ये देखा जाएगा कि आखिरकार उनके पास वहाँ पर रहने वाली जो जमीन है वो किस तरह की है, उनके पास उसका क्या कुछ प्रमाण है। तो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय, उसके लिए जो है लगातार टीमें जो है वो जांच कर रही है। देखिए योगेश, ये समझने का विषय है और उस विषय पर गंभीरता से जब तक जांच नहीं होगी तब तक किसी निर्णय पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। योगेश आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद कप्रमाण शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ रविंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी। आज हरीश रावत के द्वारा
1 घंटे का मौन उपवास रखा गया। सरकार के खिलाफ राजनीति का एक और नया पर्चा, जिसे कहेंगे पन्ना, खोल दिया गया, जहां पर मलिन बस्ती वालों के हक पर 1 घंटे का मौन उपवास करते हुए नजर आए। आखिरकार क्या कुछ मांगे रखी जा रही है? देखिए निधि जी, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ में बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के बड़े नेता और इस राज्य ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता हरीश रावत जी हैं। और दूसरी जो खासियत उनकी है वो शोषित वंचित आदिवासी वनवासियों के नेता हैं। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उनकी आवाज बनते हैं। और जिस तरह से ये फासिस्टवादी जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी सरकार से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर गरीब लोगों के अधिकारों पर डाका डालने का काम करती है, जिस तरह से ये जो है गरीब लोगों को, शोषित वंचित लोगों को जो है ये परेशान करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप में यदि अगर बोला जाए तो बोलने की तो ये बड़ी सजा ये दे रहे हैं। तो रावत जी ने जो है बिना बोले ही रावत जी ने एक प्रदेश को और देश के लोगों को एक संदेश दिया। देखिए ना, आप देखिए ना निश्चित जी, देखिए आप कैसा अन्याय इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। देखिए पहाड़ों में बाघ भालू लोगों को रहने नहीं दे रहा है। और देखिए ऋषिकेश के आप गुमानी वाला में चले जाओ, 20 बीघा में चले जाओ, आप जो है शिवाजी नगर में चले जाओ, भुट्टो वाला में चले जाओ, आप ये तमाम जितने क्षेत्र हैं जो तमाम शुद्ध रूप में पहाड़ से लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पर छोटी छोटी जमीनों में आए हैं, वहां पर ये लोग रहने नहीं देंगे, यहाँ पर वो लोग रहने नहीं देंगे। तो आखिर इस प्रदेश के लोग, इन प्रदेश के लोगों की बात को कौन उठाएगा? आप बताएं इस बात को। और हरीश रावत जी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो हम सब लोग तो हरीश रावत जी के ऋणी रहेंगे कि भाई वो जो है अपने शोषित वंचित जो हमारा समुदाय है, जो अंतिम पायदान पर दाल रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से जो करता है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। और सरकार बहुत बड़ी चीज होती है निश्चित, अगर सरकार चाहे तो ये कोई जो नदी नालों के किनारे जो बसे हुए हैं, किसने बसाए हुए हैं? आप ये बताएं। इन्हीं के विधायक जो इस समय इन्हीं के जो विवादित विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा ये बसाए गए हैं। और उनसे जो है उनको बताने के बाद आज आप जब जो है वो अपना जीवन का दिहाड़ी मजदूरी करके जो उन्होंने पूरा पैसा उसमें लगा दिया, यानी कि प्रमोद जी, अगर पूरी तरह से समझा जाए तो कांग्रेस का एक तोड़ मरोड़ कर जो एक आरोप निकलकर सामने आता है कि गरीबों के हक का हनन किया जा रहा है और मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। इसी पर जवाब चाहूंगी आपका रविंद्र जी, क्या मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है सरकार? गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है क्या सरकार? आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। मेरे पार्टी प्रवक्ता ने जिस प्रकार से हरीश रावत जी के शान में कसीदे पड़े हैं, पूरे 5 साल सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री कर सकता था लेकिन नहीं किया। 12-13 लोग सिर्फ थे, मैं आपको बता दूं, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। हरीश रावत जी की सरकार में जिस समय मालिकाना हक के लिए मिला है तो उसका फायदा सिर्फ 12-13 जनों को मिला था, वो भी इन्हीं के थे। उनमें से एक राजपुर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था इनका नेता, उनके लोगों के सिर्फ तो मिला, अन्यथा किसी को नहीं मिला। किसी ने नहीं रोका था दादा आपको, आप कर सकते थे। लेकिन आज 2014 के बाद जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों को अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने मकान दिए गए हैं। और देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। सबको, जिनकी भी जमीन को लेके ये राजनीति करना चाहते हैं, किसी को भी कहीं से कहीं तक कोई हिलाएगा नहीं। उनके लेके जांच करने के बाद कौन किसकी जमीन पे क्या है, किसको मकान मिलना चाहिए, सबको मकान मिलेगा, सबको सबका हक पूरे तरीके से मिलेगा। लेकिन अतिक्रमण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस की शुरू से नियत रही है, अतिक्रमण करके इन्होंने सन 1947 में एक देश बना दिया, गरीब वंचित शोषित कहते हुए एक देश दे दिया, पूरा मुल्क दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने गरीब शोषित वंचित कहते कहते न जाने कितने रेलवे के किनारों पे बस्तियां बसवा दी, जहां पे आज रेल का विस्तार तक होना मुश्किल हो गया। तो ये अब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। गरीब है, ठीक है, वो भी हमारा भाई है। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए मैं आपसे इस पर जवाब जरूर लूंगी।
मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी कि आखिरकार सरकार के पास मलिन बस्तियों को उजाड़ने के बाद उनके लिए पुनर्वास को लेकर क्या कुछ योजना तैयार है और क्या कुछ सरकार की पहले से ही योजनाएं इस वक्त संचालित हो पा रही है उन लोगों के लिए। इन सब पर विस्तार पूर्वक आपसे मैं जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले योगेश आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि सरकार विधानसभा सत्र को लेकर भी तमाम तैयारियां कर रही है और विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं, विशेष बैठकें भी की जा रही हैं। लगातार इन विशेष बैठकों में तमाम विषयों को रखा जा रहा है। क्या मलिन बस्तियों को पुनर्वास करते हुए, उन लोगों का पुनर्वास करते हुए कोई ठोस योजना तैयार करने पर भी सरकार की नजर है? देखिए निशी, इस पूर्व प्रकरण पर जो है जिस तरह से अभी जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी और पूरी तरह से जांच करना और विस्थापन के लिए क्या कुछ कदम उठाने हैं इसके लिए, और इसके साथ साथ जिस तरह से वहां पर चिन्हीकरण हुआ था वो पूरी तरह से हो चुका है। अब जिस तरह से बात आती है कि कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि उनके समय में अवैध अतिक्रमण हुए, अवैध लोगों ने वहाँ पर कब्जे किए, लेकिन अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर चाहे सरकार भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही है, दोनों ही शासनकाल में इस तरह से वोट बैंक के रूप में दोनों ही पार्टियों ने इन लोगों को इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की, भाजपा भी कई बार जो है इसके लिए कई एक्ट लेकर आई है, उनको रोका गया इस तरह से विस्थापन की। अब जिस तरह से बात आ रही है उसके लिए भी अगर देखा जाए 2027 के लिए, लेकिन अब समझना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से एक्ट की बात हो रही है वो एक्ट के तहत क्या सरकार जो है इनको मालिकाना हक दे सकती है, और अगर उसमें संशोधन की बात है तो वो किस तरह से होगा, और साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण की बात सामने आ रही है तो उस पर सख्त रुख अपनाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों बार बार जो है डिले किया जा रहा है, बार बार जो है इसको पूरी तरह से जब चुनाव आता है चुनाव के दौरान जो है इस पूरे मामले को सामने लाया जाता है और फिर रुक जाता है। बिल्कुल 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 योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी पर जवाब लेती हूँ रविंद्र जी आपसे, और आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ अतिक्रमण मुक्त प्रदेश की बात की जाती है, अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा, लेकिन जब बात मलिन बस्तियों की आती है, उनको उजाड़ने की बात आती है, उनको हटाने की बात आती है, तो इतनी देरी क्यों लगाई जाती है? क्या उनके वोट बैंक का इंतजार किया जा रहा है? क्या अभी चुनाव आ जाए, उनके वोट्स भी ले लिए जाए, फिर उसके बाद कुछ सोच विचार करेंगे? देखिए, पिछले काफी समय से ऐसी मलिन बस्तियों को लेकर चिन्हीकरण किया जा रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है, आप इस समय ऐसे मौसम में बैठ के हम मलिन बस्ती की बात करते हैं, लेकिन जैसी बरसात होती है, जिस समय नदियां चढ़ती हैं, तो हम इसके बाद नदियों का अतिक्रमण की बात करते हैं। तो ऐसी जगहों की पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार के टेबल पे है, सरकार ने इस पे फैसला लेना है कि ऐसी जगहों पे जो भविष्य में खतरा हो सकते हैं किसी की जान माल को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से अपना विकराल रूप पिछले कई सालों से दिखाया बरसातों के समय में नदी नालों ने, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कहीं ऐसे लोगों की जान को खतरा हो जाए, और इसको भी देखते हुए ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया। तो किसी के साथ मैं बता दूं, अन्याय नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, जिसको जैसी सुविधा होगी उसको वैसी तरीके से सरकार बसाने का काम करेगी। पहले भी किया है, 2014 में आने के बाद पहली बार देश के अंदर ऐसा रिकॉर्ड हुआ 2.5 करोड़ से ऊपर, और अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है ये आंकड़ा उससे भी कहीं आगे चला गया हो। ठीक है, जो लोगों को, गरीब लोगों को उसका पक्का मकान दिया, उसके कागज दिए, उसकी रजिस्ट्री दी है, तो ये काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, उनके नेतृत्व में किया। और एक बात और मेरे साथी ने कही, 1 सेकंड 10 सेकंड, इन्होंने कहा गाँव में भालू खा रहे हैं और ये आ रहे हैं। आप समस्या ना गिनवाए करें, आप अगर आपके पास समाधान है, हरीश रावत जी ने बोल रखा तो बता देते हैं भालुओं की समाधान कैसे निकलेगा। और हो सकता है आपके वो बब्बर शेर है जो यूथ कांग्रेस के, उन्हें भेज दो, थोड़ा सा भालू वालू ठीक कर देंगे, वो भी बब्बर शेर भालू आपस में दोनों जंगली लगेंगे, तो हो सकता है समझा दें उन्हें, वो ना गांव की तरफ अटैक करें। ठीक है, बिल्कुल समझा जा सकेगा। प्रमोद जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्या सरकार इस समय आकर मलिन बस्तियों का मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए उठा रही है या फिर वाकई में कोई लेना देना भी है कांग्रेस को? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये सरकार लोगों को उजाड़ने वाली सरकार है, ये बसाने वाली सरकार नहीं है। इनको रात सोए हुए में सपने में भी गरीब लोग दिखते हैं। जब वोट का टाइम होता है तभी उनको साड़ी और रुपए पार करके जो उनका वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब जो है उनका नंबर आता है तो तब ये जो है उसको जो है ठंडे बस्ते में डालने का काम करते हैं। यदि सरकार के अंदर नैतिकता बची होती, यदि सरकार के अंदर जरा सा भी नैतिकता होती, तो इतने समय से ये प्रकरण चल रहा है, इसका जो है समाधान हो गया होता। अब इनको जो है कहीं या तो बता दिया गया होता, या फिर इनका कहीं जो है इनको मुआवजा दे करके और या इनका प्रकरण का समाधान किया गया होता। लेकिन चूंकि धामी सरकार तो खनन माफियाओं की सरकार है, धामी जो सरकार है वो तो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अवैध वसूली करने पे
से उनको फुर्सत मिले। तब लेकिन वो जो है लेकिन इन प्रमोद जी मामला अब इसको लेकर जांच कमेटी के पास है। जांच कमेटी तमाम विषयों पर ध्यान देगी और कानून के हिसाब से क्या कुछ सही बनेगा उस पर काम किया जा रहा है। अब कमेटी की रिपोर्ट का तो इंतजार करना पड़ेगा ना, और उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे तो उजाड़ा नहीं जा सकता, ना उन्हें पुनर्वास किया जा सकता है। तो इस पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद जरूर है कि एक समाधान पर निकला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए 24/7। नमस्कार।